चलिए तो मनी चैप्टर मनी एंड बैंकिंग कंटिन्यू करते हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा फोर्थ पॉइंट से, जो कि है बैंकिंग के फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, जिसमें से इसके 3 फंक्शन पढ़ चुके हैं बैंकिंग के। पहला हमने पढ़ा था करेंसी अथॉरिटी, दूसरा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तीसरा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। अब आज ये फोर्थ पॉइंट है क्लीनिंग हाउस, या फिर हम इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब इसे क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्यों कहा जाता है? तो देखिए, हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सभी बैंक्स का अकाउंट आरबीआई के पास होता है। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सभी का अकाउंट, यानी उनके पास कितना पैसा है, इन सभी चीज़ों की नॉलेज किसके पास होती है? आरबीआई के पास होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था सभी कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना होता है सीआरआर की फॉर्म में, तो जिससे उन्हें अंदाज़ा होता है सभी बैंक्स के पास कितना अमाउंट है। तो सभी के अकाउंट को अपने पास वो सेटल भी करते रहते हैं, जिससे उन्हें नॉलेज रहे कि किसके पास कितना पैसा है, सभी को सेटल करना। तो जितने भी दिन भर में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, मान लीजिए 2 बैंक हैं, बैंक ए और बैंक बी। तो बैंक ए और बैंक बी में दिन भर में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती होंगी। ए से चेक बी की तरफ जाता होगा, बहुत सारे चेक्स जाते हैं। बी से चेक्स ए की तरफ आते होंगे, है ना, बहुत सारी ट्रांजेक्शन। तो इन्हीं को वो सेटल करके अपने पास रखता है। जैसे मान लो बैंक ए से बैंक बी की तरफ ट्रांजेक्शन हुई। मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन हुई है 1000 रुपीज़ की, एक ट्रांजेक्शन हुई है 3000 रुपीज़ की। इसी तरह से बैंक बी से बैंक ए की तरफ ट्रांजेक्शन हुई है, मान लीजिए 2000, 4000। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती रहती हैं। इन्हीं सबको सेटल करना क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहलाता है। अब ये सेटलमेंट कैसे होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है बैंक ए और बैंक बी का। तो एक बैंक ए है, और एक है बैंक बी। ठीक है, अब बैंक ए से बैंक बी की तरफ मैंने जैसे बताया काफ़ी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन हुई है 2000 की, एक ट्रांजेक्शन हुई है 3000 की। इसी तरह से बैंक बी से बैंक ए की तरफ मान लीजिए ट्रांजेक्शन हुई है 5, एक ट्रांजेक्शन हुई है मान लीजिए 2000 की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बैंक ए से बैंक बी की तरफ टोटल अमाउंट कितना गया है? 5000। और बैंक बी से बैंक ए की तरफ कितना गया है? 7000। तो अभी मैंने सिर्फ 2 बैंक का एग्जांपल लिया है। सोचिए ऐसे कितने सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, और सभी कॉमर्शियल बैंक की ट्रांजैक्शन डेली होती हैं। तो अगर इस तरह इन ट्रांजैक्शन को ये रिकॉर्ड करता रहा और अपने पास इतनी सारी एंट्री करता रहा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ये तो आरबीआई को। तो वो अपने पास इन अकाउंट्स को कैसे सेटल करता है? वो एग्जैक्टली देखता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में टोटल अमाउंट कितना ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे ए से बी में गया है 5000 और बी से ए में गया है 7000। तो यहाँ पर सरप्लस किसकी तरफ ज़्यादा है? ए की तरफ, यानी ए को 2000 ज़्यादा मिले हैं। तो वो यहाँ पर ए के अकाउंट को 2000 से क्रेडिट कर देगा और बी के अकाउंट को 2000 से डेबिट कर देगा। तो वो एक एंट्री पास करता है डेबिट और क्रेडिट की, इस तरह से इनके अकाउंट्स को वो सेटल करता है। इसलिए इसको क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ए से जितनी ट्रांजेक्शन हुई है बी से, इन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा वो ओवरऑल देखता है कि कितना पैसा ए से बी में गया है और बी से ए में आया, उसके बेस पे इसको वो सेटल करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
custodian of foreign exchange reserve. It is the primary responsibility of the central bank to stabilize the external value of the national currency, the Indian rupee. The central bank keeps gold and foreign currencies as reserves against note issue and also meets adverse balance of payment with other currencies. If the situation demands, it may directly or indirectly intervene to stabilize the home currency. Foreign currencies. It also manages foreign currencies apart from helping the government in tackling the balance of payment situation. देखिए, इसको कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन रिजर्व्स बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होता है इसके पास फॉरेन करेंसीज, इंडियन करेंसीज, फॉरेन रिजर्व्स, इन सभी का रिकॉर्ड इसके पास होता है। इन सभी चीज़ों की हैंडलिंग इसे करनी होती है। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स यानी कि नेगेटिव जाता है तो उसको किस तरह से ठीक करना है, ये सभी चीज़ें कौन देखता है? आरबीआई देखता है। जो भी अलग अलग सिचुएशन होती हैं, कभी डिमांड बढ़ जाती है फॉरेन करेंसी की, कभी डिमांड घट जाती है, तो इन सभी के रिकॉर्ड्स को आरबीआई ही देखता है। और यहाँ तक कि गोल्ड का रिज़र्व भी इसके पास होता है, क्योंकि हम जितने भी नोट इशू करते हैं, जो भी करेंसी आरबीआई इशू करता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? गोल्ड का रिज़र्व बनाकर रखना होता है अपने पास। जितना गोल्ड होता है उसके बेस पर ही नोट हम इशू कर सकते हैं। ऐसे ही हम कितने भी नोट इशू नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है? 200 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज़ और गोल्ड का रिज़र्व रखना होता है अपने पास। ठीक है, आपके सिलेबस में मतलब ये टॉपिक कभी हुआ करता था, तो अब तो है नहीं, वरना मैं आपको बताता इसको डिटेल में। यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये कुछ गोल्ड रिज़र्व रखता है, इसलिए इसके पास गोल्ड का रिज़र्व भी होता है। और जितनी फॉरेन करेंसीज होती हैं उन सब का भी रिकॉर्ड इसी के पास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। जो सेंट्रल बैंक होता है, सिर्फ इसी के पास अथॉरिटी होती है देश के अंदर जितने भी मनी सप्लाई हैं उसको कंट्रोल करने का। यानी देश के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो देश के लिए दिक्कत वाली बात है, तो आरबीआई उसको कम करने की कोशिश करता है। अगर देश में मनी सप्लाई बहुत ही कम है तो भी प्रॉब्लम वाली बात है, तो इसको थोड़ा बढ़ाने की सोचता है। ठीक है, तो आरबीआई अपने कुछ प्लानिंग से, कुछ पॉलिसीज से देश के अंदर जो मनी सप्लाई का बढ़ना या घटना होता है इसको कंट्रोल करता है। इसलिए इसको कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। अब अगर मनी सप्लाई देश के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि लोगों को बहुत ही आसानी से क्रेडिट मिलने लग जाएगा, बहुत ही आसानी से उधार मिल रहा है, लोगों के पास काफ़ी पैसा है, कमर्शियल बैंक आसानी से लोन दे रहे हैं, तो इसकी वजह से देश में पैसा बहुत ज़्यादा होगा, जिससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है। देश के अंदर कीमतें बढ़ना चालू हो जाती हैं, और कीमतें बढ़ना तो पता ही है देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। फिक्स्ड इनकम वाले लोग होते हैं बहुत सारे, जिनकी इनकम फिक्स होती है, उनके ऊपर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, करेंसीज ज़्यादा हो जाएंगी तो हमें थोड़ा थोड़ा सामान खरीदने के लिए भी ज़्यादा अमाउंट चुकाना पड़ेगा। और इसी के अपोजिट अगर मनी सप्लाई देश में बहुत ही कम हो जाए, मनी सप्लाई देश में बहुत ही कम हो जाए, अगर पैसा ना हो लोगों के पास, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, लोगों को काम से भी हटाना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी अगर प्राइस कम हो जाएगा तो। ठीक है, तो अगर देश के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा होना कम होना दोनों ही बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, तो उसको कंट्रोल करता है आरबीआई। इसकी दो पॉलिसीज़ होती हैं, एक क्वांटिटेटिव पॉलिसी होती है और एक क्वालिटेटिव पॉलिसी होती है। इन दोनों को यूज़ करके ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो क्वांटिटेटिव जो पॉलिसी है, इसके सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में हैं।
टॉपिक में है, लेकिन जो क्वालिटेटिव है इसका 1 या 2 टॉपिक ही आपके सिलेबस में है। बाकी आपकी बुक्स में लिखा हुआ है आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन पेपर में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इन्हीं को, क्योंकि अगला टॉपिक ही हमारा ये है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, वही पॉइंट्स अब हम देखने चल रहे हैं।